पिछले वीडियो में हम लोग वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन नंबर 10 तक का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी। देखो, बॉक्स वेटिंग 2000 न्यूटन, एक बॉक्स है जिसका वेट 2000 न्यूटन। मान लीजिए एक बॉक्स है, इसका वेट 2000 न्यूटन। अगर जी का मान 10 मान लें तो समझना चाहिए कि इसका मास 200 किलो है। इज टू बी स्लोली स्लाइड, इसको धीरे धीरे खिसकाया जा रहा है थ्रू 20 मीटर ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, एक सीधे ट्रैक पर, एक सीधे रास्ते पर इसको 20 मीटर खिसकाया गया, स्लाइड कराया गया। तो जिस रास्ते पर इसे खिसकाया जा रहा है वहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू 0.2 दिया गया है। क्या म्यू का जो वैल्यू है 0.2 है। चूंकि बॉक्स का वेट 2000 न्यूटन है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ 2000 न्यूटन। 2000 न्यूटन काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन की जैसा। तो फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विथ ए चेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो करा फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विथ ए चैन, एक आदमी एक चैन के सहारे इसको खींच रहा है, थीटा डिग्री कोण, थीटा डिग्री कोण पर कोई आदमी इसे खींच रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए। तो बताइए कि इस आदमी ने कितना काम किया। फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विथ ए चैन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये आदमी कितना काम किया। तो इस f का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक f cos थीटा और एक इधर f sin थीटा। पीछे जो फ्रिक्शन काम करेगा, इस फ्रिक्शन का वैल्यू होगा म्यू n और म्यू का वैल्यू 0.2 और n का वैल्यू होगा 2000 माइनस एफ साइन थीटा। इतना फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा है। अब कोई आदमी से अगर आगे स्लाइड कराता है तो कम से कम आगे जो फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा का वैल्यू कम से कम इस फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। लिखा हुआ स्लोली स्लाइड, बहुत धीरे धीरे खिसकाया जा रहा है। तो आगे जो एफ कॉस थीटा लग रहा है उसका वैल्यू कम से कम फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, तभी स्लाइड करा पाएगा। तो इसका मतलब एफ कॉस थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इक्वल टू 2000 में 0.2 से गुना कर लेंगे तो 400 ही आ जाएगा, और माइनस 0.2 एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा और 0.2 एफ साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो एफ कॉमन, तो बचेगा कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा बराबर 400। तो f का मान यहाँ से आ जाएगा 400 बटा कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। इतना फोर्स लगाया गया यहाँ पर f, तब जाकर ये बॉडी चलेगा। निकालना हमें यह है कि जो आदमी फोर्स लगा रहा है वो कितना काम किया। तो निकाल देते हैं कितना काम किया। वर्क, तो वर्क बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। अगर इस एफ से लिखेंगे तो एफ और एस और कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। या तो ऐसे समझिए कि फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो इधर बड़ी जा रहा है उधर कौन है, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20। तो वर्क बराबर हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू 20। तो एफ कॉस थीटा और गुना 20, तो एफ का मान यहाँ से ले लेते हैं, तो 400 और बटा कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा और गुने कॉस थीटा और गुने 20।
तो 400 आई गुने 20 8000। कॉस थीटा से सब में डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर में भी कॉस थीटा से, नीचे में भी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो tan थीटा। ये हो जाएगा 8000 बटा 1 प्लस 0.2 tan थीटा। ये निकल गया हम लोग का वर्क डन। ऊपर नीचे इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर को मिलाने के लिए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 5 = 40, फिर 3 0 40,000। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो खाली बचेगा tan थीटा। तो जगह 40,000 बटा 5 प्लस tan थीटा। ये हो गया आंसर हम लोग का। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट इसमें है कि फाइंड द वर्क व्हेन द पर्सन हैज चूजन ए वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच इंश्योर हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कराई तो बर्डन निकाल दिए किसी खास एंगल थीटा पर, तो जनरल एंगल है थीटा जिस पर हम लोग बर्डन निकाले। करा थीटा के उस मान पर बर्डन फिर से निकालिए जिस समय खींचने वाला इंश्योर है कि उसे सबसे कम फोर्स लगाकर खींचा है। फाइंड द वर्क व्हेन द पर्सन हैज चूजन ए वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच इंश्योर हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये तो थीटा का कोई जनरल मान मतलब मान करके हम लोग बर्डन का मान निकाले हैं। अभी करा क्वेश्चन में कि थीटा का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालिए और तब फिर से बर्डन का मान निकालिए, और वो पर्टिकुलर वैल्यू थीटा का ऐसा होना चाहिए ताकि उस समय यह इंश्योर रहे कि सबसे कम फोर्स लगाया गया है, तब बॉडी चलना स्टार्ट किया है, सबसे मिनिमम फोर्स है। फोर्स तो यहाँ लिखा है कितना लगाना था बॉडी को चलने के लिए कि 400 बटे cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा, लेकिन ये फोर्स का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। ये जो फोर्स है इसका मिनिमम वैल्यू थीटा के जिस मान पर आएगा, थीटा के उसी मान पर यहाँ बर्डन निकालना है। तो पहले ये निकालने कि थीटा के किस मान पर इसका वैल्यू मिनिमम आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू यहाँ पर तो एफ का मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब ये नीचे वाला मैक्सिमम होगा। तो एफ मिनिमम होगा जब cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम मिनिमम है तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे, इस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि f विल बी मिनिमम यदि cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा इज मैक्सिमम। अभी मान मैक्सिमम तब होगा जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा और इक्वल टू 0। तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा का cos थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.2 cos थीटा, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 0.2। tan थीटा का मान वहाँ 0.2 रखेंगे, तब जो वर्क का मान आएगा उस समय आएगा, थीटा के उस मान पर आएगा जिसमें फोर्स सबसे मिनिमम लगाना पड़ा हो। तो बी का जो आंसर हो जाएगा वो 40,000 बटा में 5 प्लस tan थीटा का मान 0.2। 40,000 में 5.2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो था क्वेश्चन नंबर आपका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज स्लोली स्लाइड अप ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन ऑफ इंक्लाइनेशन 37 डिग्री बाई पर्सन। एक इंक्लाइन प्लेन है,
जिसका इंक्लिनेशन 37 डिग्री, और एक ब्लॉक जिसका वेट 100 न्यूटन है, इज स्लोली स्लाइड अप, ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है। तो 100 को अगर हम तोड़ेंगे इधर तो 100 साइन 37 3/5 तो हो जाएगा 20 दिया 60, इधर 100 cos 37 तो 20 चौके 80, इधर 80 न्यूटन इधर 60 न्यूटन, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन है। अभी बॉडी को ऊपर खींचा जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा, मान लें कि F फोर्स से खींचा जा रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन मूविंग द ब्लॉक थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इफ द ड्राइविंग फोर्स इज पैरेलल टू द इंक्लाइन। इंक्लाइन प्लेन के अगर पैरेलल फोर्स लगाया जाए F, तो खींचने वाले आदमी ने कितना काम किया अगर वह 2 मीटर खींचा, तो 2 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट, और अगर आगे खींचना है तो कम से कम F का वैल्यू 60 न्यूटन के बराबर तो होना ही चाहिए। तो F का वैल्यू कितना होगा 60, और खींचाई कितना ही 2 मीटर, तो इधर ही 60 लग रहा है, इधर ही बड़ी ऊपर भी जा रहे हैं, तो वर्क का आंसर हो जाएगा 60 और ये 2 120। पैरेलल टू द इंक्लाइन, पैरेलल टू द इंक्लाइन, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल फोर्स लगाया जा रहा है। तो इस आदमी ने कितना काम किया जो फोर्स लगा रहा है, जैसे कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर 60 लग रहा है mg sin थीटा, तो कम से कम 60 लगाना पड़ेगा। अब इसको 2 मीटर ऊपर खींचना है, तो 60 न्यूटन वाले फोर्स के सहारे कितना काम करेगा 60 × 2 120। अब दूसरा सवाल इसमें यह है बी नंबर में कि इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि फोर्स इधर नहीं लगाना है, फोर्स इधर लगाया जाए F, तब कितना काम करेगा। जब फोर्स अब इधर लगाया जाएगा तो फोर्स इसे टूट जाएगा, और ये कोण कितना है 37 डिग्री, 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री, इधर हो जाएगा F cos 37 और इधर एक F sin 37। चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन का कोई बात ही नहीं है, इसीलिए F sin 37 इधर आने से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा, लेकिन इस बढ़ने से सवाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब F cos 37 का मान होगा 60 न्यूटन, अभी F बराबर था 60 न्यूटन, पिछले सवाल में F इक्वल टू कितना था 60 न्यूटन, अब F cos 37 का मान होगा 60 न्यूटन। तो F cos 37 का मान जब 60 है तो इसका मान तो 60 हो ही गया, और फिर तो जाना है 2 ही मीटर, तो फिर तो 60 × 2 ही होगा, तो फिर से वर्क का मान होगा 60 × 2 बराबर 120। इस कहानी में कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा था, और बहुत धीरे धीरे भी लेकर जाना था, तो कोई काइनेटिक एनर्जी का बात है ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते उस फॉर्मूला से। इस कहानी में कोई फ्रिक्शन का बात नहीं है और कोई काइनेटिक एनर्जी का बात है नहीं, तो बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर 0। तो बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर -WC, और -WC का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है mgh, तो दोनों सवाल में हम लोग सिंपल लगा देते mgh, तो भी आंसर आता। mgh कैसे लगाते हैं, यहाँ पर कितना चलाई 2, तो ये हो गया 2 cos 37 और ये हो गया 2 sin 37, इधर 2 चला तो 2 cos 37 और ये 2 sin 37,
मतलब कितना ऊपर चढ़ा, 2 sin 37, और mg कितना था 100, तो mg ये हो गया mg, और h की जगह 2 sin 37, और sin 37 3/5, तो 20, और 2 40, और 120 जूल। दोनों सवाल का एक ही आंसर 120 जूल। ये हम लोग जो फॉर्मूला लिखाए थे WC + WNC + W एक्सटर्नल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चूंकि स्लाइड एकदम स्लोली कराया जा रहा है, इसका मतलब एक समान वेग से जा रहे हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मान 0 होगा। फ्रिक्शन के बारे में कोई चर्चा है ही नहीं, तो सिंपल WC + W एक्सटर्नल बराबर 0। WC इधर चला गया तो -WC का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है mgh। तो कितना ऊपर उठाई देखना होगा, यहाँ से यहाँ 2 है, ये 2 cos 37 और ये 2 sin 37, तो mg हो गया 100 और h हो गया 2 sin 37, उसे भी आंसर आएगा 120। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। Find the average frictional force needed to stop a car weighing 500 किलोग्राम। एक कार है जिसका मास 500 किलोग्राम है, तो 500 g इसका वेट होगा। Find the average frictional force needed to stop a car weighing 500 किलोग्राम in a distance of 25 मीटर। 25 मीटर चलने के बाद इसे रुक जाना है, जबकि स्टार्टिंग में चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो एवरेज फ्रिक्शन फोर्स needed to accelerate a car, नहीं, average friction force needed to stop a car, कितना फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, कितना काम करना चाहिए ताकि वह रुक जाए 25 मीटर चलने के बाद। मतलब फ्रिक्शन के कारण रुक रहा है, तो बताना कितना फ्रिक्शन फोर्स पीछे काम कर रहा है। तो इसका एक फार्मूला हम लिखाए थे, S = U² / 2 μg। S = U² / 2 μg। तो म्यू और g = हो जाएगा 2s / U²। तो 2 और s का मान 25 और बटे U², 20 का स्क्वायर तो 400, तो ये कट जाएगा 200 और फिर 1/8। म्यूजी का मान आ गया 1/8। तो हमें निकालना क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू एन, तो म्यू mg और म्यूजी इंटू एम। म्यूजी का मान 1/8 और m का मान 500। तो ये हो जाएगा 2 और 4, ये जगह 2 तो 250, 2 तो ये 125, तो 125 का आधा, एक 125 का आधा हो जाएगा कितना, तो आएगा ने 500 किलोग्राम। म्यू और हो गया एन, S = U² / 2 μg। तो μg = हो गया 2s /
यू स्क्वायर, 2s का मान 25, यू स्क्वायर मतलब 400, तो 200 और ये 8, म्यूजिक का मान आ गया 1/8। निकालना एवरेज फ्रिक्शन फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए कार वेटिंग 500 किलोग्राम इन ए डिस्टेंस 25 मीटर इफ द इनिशियल स्पीड 72 गुने 5/18 20 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया यहाँ से म्यू एन, एन बराबर हो गया हम लोग का एम जी, एम का मान 500 और म्यू जी, म्यू का मान होगी म्यू जी पूरे आ गया कितना 1/8, 500 किलोग्राम इन ए डिस्टेंस 25 मीटर, द इनिशियल स्पीड इज 72 किलोमीटर पर घंटा, कितना 4000 मीटर। तो ये हो गया 200 500 गुने 8 होना चाहिए। चला 25 मीटर, तो हमें निकालना है फ्रिक्शन फोर्स, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, तो -400 और बट्टा 50 बराबर a, तो a इज इक्वल टू -8, तो अब -8 आ गया, इसका मतलब हो गया ये माइनस मतलब डिसिलरेशन, और पीछे जो काम कर रहा है वो एक्सेलरेशन -8, तो फोर्स बराबर फिर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास हो गया हम लोग का 500 और एक्सेलरेशन हो गया ये 8। ये माइनस मतलब सिर्फ बता रहा है कि पीछे काम कर रहा है, तो 8 × 5 = 40, 4000 मीटर। तो हम लोग निकाले यहाँ से, यहाँ यू का मान हो गया 20, यहाँ भी का मान हो गया 0, तो निकाले कितना एक्सीलरेशन काम कर रहा है। यहाँ फॉर्मूला लगाए हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला, तो यहाँ से का मान निकल के आ गया -8, ए का मान -8 मतलब यही एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, ये लगा कौन रहा है, क्यों पैदा हो रहा है, बोले फ्रिक्शन से, तो फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। 500 किलोग्राम का बॉडी लिखा हुआ है, तो 500 और 8, उसमें क्या मिस्टेक होगा उसमें चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर आपका ये होगा 4000 न्यूटन। उसमें था फॉर्मूला हम लोग लगाए थे S इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, तो म्यू जी बराबर होगा यू स्क्वायर बाई 2s, यहाँ गलत है, हम लोग कहते 2s बटा यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर 20 और 20 और 2s का मान 25, तो सही आता 25 दूना 50 और 50 दूना 100, 2 दूनी 4 दूनी 8, उल्टा लिखा गया था 2s बाई यू स्क्वायर लिखे थे, इसके पहले होना चाहिए था यू स्क्वायर बाई 2s, तो ठीक है, ये एक्सेलरेशन का मान 8 आ गया, और फिर हम लोग कर लिए फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सीलरेट ए कार वेटिंग 500 किलोग्राम फ्रॉम रेस्ट टू 72 किलोमीटर पर आवर इन ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। फिर से यही सवाल है, खाली स्टॉप की जगह लिखा हुआ है एक्सीलरेट करना। इस बार एक कार है
जिसका मास 500 किलो, और ये चलना स्टार्ट किया कहाँ से, रेस्ट से, और इसको 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 20 मीटर पर सेकेंड तक स्पीड ले आना है 25 मीटर चलते चलते। 25 मीटर चलते चलते इसका स्पीड रेस्ट से 72 किलोमीटर पर घंटा हो जाना चाहिए। तो कितना फोर्स लगाना पड़ा है ऐसा करने में, पहले हम निकाल लेंगे फिर से एक्सीलरेशन, उसी फॉर्मूला से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से a का मान आ जाएगा 8, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो गया। हमें निकालना है फोर्स, तो फोर्स बराबर फिर से लगाएंगे मास इनटू एक्सीलरेशन, तो 500 और गुने 8, फिर से वही आंसर आएगा 4000 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। देखो, a particle of mass m moves on a straight line with its velocity varying with the distance traveled according to the equation v बराबर a under root x। v बराबर a under root x के हिसाब से कोई एक पार्टिकल चल रहा है जहाँ x डिस्टेंस है, वेरी कर रहा है। वेरी इज ए कांस्टेंट, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर d। x बराबर 0 से x बराबर d तक जाने में, मतलब डिस्प्लेसमेंट बराबर d, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m v स्क्वायर और माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो हाफ m और v स्क्वायर का मतलब यहाँ वाला वेलोसिटी, तो v अंडर रूट डी का स्क्वायर, a अंडर रूट डी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर डी, और u का मतलब स्टार्टिंग x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हाफ m a स्क्वायर डी, हाफ m a स्क्वायर डी। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 15। सिर्फ फॉर्मूला लगाएं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ वेलोसिटी का मान होगा v अंडर रूट डी, यहाँ वेलोसिटी का मान होगा 0। यहाँ x बराबर d पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, x बराबर 0 पुट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 आपका। लिखे, ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम kept at rest on inclined plane of inclination 37 degree is pull up the plane by applying a constant force of 20 Newton parallel to the incline। पहले तो लिखा है कि 37 डिग्री इंक्लाइनेशन वाला एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पर एक बॉडी रखा गया है 2 किलोग्राम का। ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम kept at rest on an inclined plane of inclination 37 degree is pulled up the plane by applying a constant force of 20 Newton parallel to the incline। इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक 20 न्यूटन फोर्स लगा करके इसे ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। द फोर्स एक्ट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए फोर्स लगाया गया। तो शो दैट द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स
डज नॉट एक्सीड्स 40 जूल। कह रहा है अप्लाइड फोर्स जो 20 न्यूटन है उसके द्वारा जो काम किया गया वो 40 जूल से ज़्यादा नहीं किया गया। सबसे पहले काम निकालने के लिए यह निकालना जरूरी होगा कि 1 सेकेंड में चला कितना। अब 1 सेकेंड में चला कितना यह निकालने के लिए यह जरूरी है क्या निकालना, एक्सीलरेशन। तो 2 किलोग्राम का यहाँ हो जाएगा 20, फिर 20 टूटेगा तो यहाँ हो जाएगा 20 साइन 37, और यहाँ 20 कॉस 37। तो बॉडी में जो एक्सीलरेशन है वो लिखाएगा 20 और ये माइनस इधर 12 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो 12 यहाँ हो गया 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये निकालना यह है कि 1 सेकेंड में कितना चलेगा। तो ये चलेगा 1 सेकेंड में 2 मीटर। लगा दे फॉर्मूला S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अभी 2 मीटर चला, अब 20 न्यूटन फोर्स लग ही रहा है इधर, और 2 मीटर इधर ही चला। तो जिधर बड़ी चल जा रहा है उधर कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन। तो सिंपल वर्क निकाल दीजिए, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 40 न्यूटन। तो ये प्रूव करना था कि 40 न्यूटन से ज़्यादा वर्क नहीं करना, 40 जूल से ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। जूल। Find the work done by the force of gravity in that 1 second if the burden by applied force is 40 जूल। अगर burden by applied force जो हम बल लगाए हैं 40 जूल काम किया तो बताओ ग्रेविटी कितना काम किया। तो ग्रेविटी का तो ये वाला पोर्शन काम कर रहा है, ग्रेविटी वाला फोर्स कितना है 20 न्यूटन। फिर 20 को तोड़ा गया, इधर 12 और इधर 16। तो 16 न्यूटन फोर्स तो है डिस्प्लेसमेंट किया परपेंडिकुलर, तो 16 तो काम किया नहीं, काम तो किया 12। तो बर्डन बाई जो ग्रेविटी है वो कितना हो गया, इधर 12, इधर कितना चलाई 2, इधर है 12, इधर चलाई 2। तो 12 और 2 हो जाएगा cos 180, क्योंकि 12 इधर लग रहा है और 2 इधर चला, cos 180। यहाँ होगा cos 0, क्योंकि 20 भी इधर 2 भी इधर, तो जाएगा -24 जूल। क्योंकि बर्डन बाई ग्रेविटी, मेन ग्रेविटी तो फोर्स कौन है 20 टूटा हुआ है इधर ना, 12 और इधर 16 तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही तो काम करेगा नहीं, तो ये काम करेगा। डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग कौन लग रहा है 12 न्यूटन, लेकिन एफ इधर लग रहा है, जा उधर रहा है, तो cos 180 डिग्री, तो -24 जूल। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट द फोर्स ceases टू एक्ट। कह रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट द फोर्स ceases टू एक्ट। 1 सेकेंड तक ये फोर्स लगा, तो जब ये फोर्स एकदम लगना बंद हो गया था, 1 ही सेकेंड तक लगा, तो 1 सेकेंड के लास्ट में इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, तो निकालते कितना काइनेटिक एनर्जी है। तो ग्रेविटी काम किया -24, फ्रिक्शन वाला बात है नहीं, बाहर से जो लगाओ कितना काम किया 40 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल कितना 0। जब यहाँ चलना स्टार्ट किया था उसमें तो रेस्ट में ही था, तो हो गया 24 6 30 और 10 40, 16 जूल। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते काइनेटिक एनर्जी, जैसे एक्सीलरेशन कितना है 4, तो 1 सेकेंड के बाद ही कितना वेलोसिटी पकड़ लेगा। 1 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन 4 है तो 1 सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी पकड़ लेगा, v बराबर u प्लस AT, तो 4 वेलोसिटी पकड़ लिया। अब लगा देंगे 12 mv², तो 12 mv² कैंसिल हो जाएगा, 4 चौका 16 जूल। लेकिन इस तरीक़ा से बनाना हो तो हो जाएगा फिर आपका मोशन स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट, ये ठीक है। WC + WNC + W एक्सटर्नल बराबर
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फ्रिक्शन के बारे में कोई बात है नहीं। ग्रेविटी कितना काम किया -24, एक्सटर्नल कितना काम किया 40 बराबर फाइनल -0, क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट में था। इस तरह से आ जाएगा। जिसमें फोर्स लगना बंद हुआ होगा 20 न्यूटन, फोर्स सीज हो रहा है मतलब खत्म हो रहा है, तो फोर्स लगा था 1 सेकेंड तक। तो वही बताना फाइनल यहाँ का मैंने 1 सेकेंड चलने के बाद यहाँ काइनेटिक एनर्जी का मान क्या है 16 जूल। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16। लिखा ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज पुश डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री विथ ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू द इंक्लाइन। A block of mass 2 kg is pushed down an inclined plane of 37 degree with a force of 20 Newton. Parallel to the incline, it is found that the block moves on the incline with an acceleration 10 meter per second square. पता चला कि इसका acceleration 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। If the block starts from rest, find the work done by the applied force in the first second. ये जो अप्लाइड फोर्स है 1 सेकेंड में कितना काम किया, पहले निकालता है 1 सेकेंड में कितना चला, और कितना चला निकालने के लिए पहले निकालने पर कितना इसका एक्सीलरेशन। इधर 20 sin 37 तो 12, इधर 20 cos 37 तो 16, इधर नॉर्मल रिएक्शन n तो 20 और 12 20 और 12 हो गया 32, 20 और 12 32 और 32/2 16, एक्सेशन 16 होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है कि वहाँ 10। इसका मतलब यहाँ कुछ न कुछ फ्रिक्शन काम कर रहा है, क्योंकि अगर 10 एक्सीलरेशन है तो नेट फोर्स तो 10 गुना 2 20 ही होना चाहिए, तो 20 इसी से आ जाता। 20 न्यूटन से ही 20 न्यूटन फोर्स लगाने से ही एक्सीलरेशन 10 आ जाता, और ये 12 के लगने से और बढ़ना चाहिए था एक्सीलरेशन, लेकिन 10 ही लिखा हुआ सवाल में। इसका मतलब है कि यहाँ फ्रिक्शन भी 12 न्यूटन ही लग रहा है, तभी 12 और ये 12 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, और इस 20 के चलते इसमें एक्सीलरेशन रहेगा 10 का। तो पीछे फ्रिक्शन काम कर रहा होगा 12 न्यूटन इसमें, नहीं तो एक्सीलरेशन होना चाहिए कितना 20 और 12 32/2 16 का एक्सीलरेशन होना चाहिए, लेकिन है यहाँ 10। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ फ्रिक्शन काम कर रहा है, और कितना काम करेगा 12 के बराबर, तभी कैंसिल होगा, और इस 20 न्यूटन के चलते इसमें एक्सीलरेशन रहेगा 10 का। फिर हम ही निकालने वाले हैं कि 1 सेकेंड में कितना चलेगा। तो 1 सेकेंड में चलेगा ut प्लस हाफ at² बराबर 5 मीटर। तो इस 20 न्यूटन ने कितना काम किया, तो 20 और चला 5 तो 100 जूल, 100 जूल काम किया। बाय द अप्लाइड फोर्स बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक, तो वेट 20 है, तो 20 का इधर एक 16 और इधर 12, तो 16 तो काम किया नहीं क्योंकि तो परपेंडिकुलर हो गया, तो काम तो किया 12 ही, तो 12 × 5 60 जूल काम किया। अब है बाय द फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है इधर 12, तो चला इधर तो cos 180, तो 12 × 5 60, लेकिन माइनस, तो आंसर आएगा आपका -60 जूल।